Hello students, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College अजमेर। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स आज हम यहाँ कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो एक टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया आपको कि सिंगल फेज स्प्लिट इंडक्शन जो मोटर होती है उसके कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। ये इसका एक टाइप है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो देखिए कुछ मैं कुछ शब्दों को पकड़ता हूं तो शब्दों के अनुसार हम देखेंगे कि इसके अंदर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन यानी दो कैपेसिटर यूज आ रहे हैं। एक कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर यानी दो कैपेसिटर यूज आ रहे हैं। एक कैपेसिटर यूज आ रहा है स्टार्टिंग के लिए और दूसरा कैपेसिटर यूज आ रहा है जब मोटर रन कर रही है। तो इस तरह से हम कुछ जो डिफरेंसेस है वो पता कर सकते हैं कि इसका डायग्राम किस तरह से होगा और इसकी वर्किंग क्या होगी। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ दिखा रखा है मैंने डायग्राम, वायरिंग डायग्राम है ना। तो इसके अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ जो इंडक्शन मोटर उसके दो पार्ट होते हैं। एक मुख्य पार्ट जो उसका स्टेटर कहलाता है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं वापस दोबारा बताना चाहता हूँ कि जो स्टेटर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है और इसका जो बाहरी भाग होता है वो स्टेटर कहलाता है और ये स्टेबल होता है, स्टेशनरी होता है, इसलिए इसका नाम है स्टेटर। स्टेटर का जो आंतरिक भाग होता है जिसके अंदर स्लॉट्स होते हैं तो उन स्लॉट्स में वाइंडिंग्स होती है जो कॉपर की या एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। और ये जो वाइंडिंग होती है यहाँ पर मैंने बता रखा दो तरह की वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग है मेन वाइंडिंग जो मेन सर्किट में होती है, इसको हम रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसकी लेंथ कम होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका ज़्यादा होता है। और दूसरी जो वाइंडिंग होती है जिसको हम स्टार्टिंग के पर्पज से यूज में लेते हैं इसलिए इसका नाम है स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। ये वाइंडिंग इस तरह से होती है, इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो इसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके अनुसार उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कम होता है और इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है वो कम होता है। तो ये दोनों की वाइंडिंग की प्रॉपर्टी है। तो स्लॉट्स में मेन वाइंडिंग भी होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी होती है। तो दोनों की को हम देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेन वाइंडिंग है कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। अब बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, यानी इसके अंदर जो दो कैपेसिटर होते हैं वो इस तरह से कनेक्ट होते हैं। ये कैपेसिटर है, देखिए इसके सीरीज में मैंने एक स्विच लगा रखा है तो इसका मतलब कि कुछ देर बाद ये स्विच हट जाएगा तो इसका मतलब ये कैपेसिटर स्टार्टिंग के काम आएगा, इसलिए इसको बोलेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर CS। और ये यहाँ लगा दिया मैंने इसके सीरीज में और इसके पैरेलल मैंने मैं यहाँ लगा दिया ये CR यानी कैपेसिटर विच आर यूज इन रनिंग कंडीशन, जो कि मोटर रन करेगी तब यूज आएगा। तो ये परमानेंट कैपेसिटर हो गया और ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर हो गया और इस तरह से कनेक्शन करके हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डायग्राम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, मोटर में सप्लाई देते हैं तो करंट दो भागों में डिवाइड होती है। चूँकि IM यानी कि इसका करंट इन मेन वाइंडिंग है, इसका जो रेजिस्टेंस कम होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका ज़्यादा होता है, इसलिए ये करंट होती है वो V से काफ़ी लैग होती है। ठीक है, और उसके बाद में उसके मोटर के अंदर IS यानी स्टार्टिंग करंट भी फ्लो होती है। दोनों की वजह से इसका फ्लक्स IM डेवलप होता है और इसका फ्लक्स IS डेवलप होता है। और इस एंगल को बढ़ाने के लिए IM और IS के एंगल को बढ़ाने के लिए हम यहाँ कैपेसिटर काम में लेते हैं जिससे कि अल्फा एंगल इंक्रीज होता है और अल्फा इंक्रीज होगा तो उसका टॉर्क भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा T इज प्रोपोर्शनल टू K IM IS साइन अल्फा। ठीक है, और अल्फा है वो IM और IS के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल है। तो देखिए जो कैपेसिटर है उसकी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ मैंने बता रखी है। इसकी प्रॉपर्टी इस तरह से होती है कि दो कैपेसिटर यूज आते हैं, एक है CR और दूसरा है CS। तो CR है वो कैपेसिटर यूज आता है फॉर रनिंग कंडीशन में और CS जो कैपेसिटर आता है वो स्टार्टिंग में काम आता है। CR होता है वो पेपर कैपेसिटर हम यूज में लेते हैं और CS है वो हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर काम में लेते हैं।
CR की जो रेटिंग है वो लो वैल्यू रेटिंग होती है, ठीक है, और जो CS की जो रेटिंग होती है वो हाई वैल्यू होती है। ये लगभग हम मानते हैं कि 250 माइक्रो फैरेड इतने रेटिंग का हम काम में लेते हैं, और इसका 1/3 हम ये काम में लेते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर की वजह से जो मोटर है उसमें जो IS रीडिंग करंट है, ठीक है, वो वोल्टेज से काफ़ी ज़्यादा एंगल से लीड करती है, जिससे कि एंगल बढ़ जाता है और हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, ठीक है। इसका जो डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए वेक्टर डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ये V है और IM है, जो ये देखिए इतनी लैग कर रही है क्योंकि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, एक्शन इसका ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से। और ये हमारी IS है, दो कैपेसिटर होने की वजह से जो करंट है वो बहुत ज़्यादा एंगल से लीड करेगी V से, और IS और IM का जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो यहाँ मिलेगा I। अब आप देखेंगे V और I के बीच में एंगल भी फाई जो कम हो गया, जिससे कि हमारा cos फाई यानी कि पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो जाता है, और इसके IS और इसके बीच में जो एंगल है वो है अल्फा। तो अल्फा हमें लगभग 90 डिग्री के आसपास मिलता है। कितना मिलता है? 90 डिग्री के आसपास। जब इतना ज़्यादा एंगल मिलेगा तो मोटर का जो टॉर्क है वो यहाँ 90 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो टॉर्क होगा वो हमें मैक्सिमम टॉर्क यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस मोटर के अंदर जो टॉर्क मिलता है हमें ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसके कुछ अच्छे एप्लीकेशन भी है, ठीक है। तो इसके अंदर आप एप्लीकेशन देखिए कि जो कैपेसिटर लगाते हैं हम दोनों, इनसे होने वाले फायदे क्या है कि एक तो इसकी ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ जाती है, एक इसका पावर फैक्टर बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है, जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है, और ऑपरेशन बड़ा इसके क्वाइटर होता है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन है इसके, देखिए होम AC यूनिट में इसका एप्लीकेशन है, रूम कूलर में ये यूज़ आते हैं, और कंप्रेसर में भी ये यूज़ में आते हैं। तो इस तरह से ये सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के बारे में कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग ये मैंने बताई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये देखें कि किस तरह से मोटर की जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन है उसको हम रिवर्स करते हैं। तो उसको हम यहाँ देखते हैं। तो ये डायरेक्शन को रिवर्स करने का कुछ प्रैक्टिकल डायग्राम मैंने यहाँ बता रखा है। देखिए जैसा मैंने बताया, ये मोटर का रोटर है और स्टेटर है। स्टेटर के अंदर दो वाइंडिंग है, एक है मेन वाइंडिंग और दूसरी है स्टार्टिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग के दो टर्मिनल होंगे, M1 और M2। इसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी दो टर्मिनल होंगे, S1 और S2। अब अगर मैं M1 एक टर्मिनल को S1 दूसरे टर्मिनल से जोड़ के उसको सप्लाई देता हूँ फेज, और M2 को S2 से जोड़ के सप्लाई देता हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी मोटर है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब अगर मुझे इसको रिवर्स करना है तो मुझे देखिए पास का डायग्राम, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वही मेन वाइंडिंग के दो M1 और M2 टर्मिनल है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के S1 और S2 टर्मिनल है। पहले मैं M1 को S1 से जोड़ रहा था, अब मैंने क्या किया कि M1 को जोड़ दिया मैंने S2 से और M2 को जोड़ दिया मैंने S1 से। इस तरह से मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग के वाइंडिंग के रेजिस्टेंस तो सेम वैसे ही रहने दिए, टर्मिनल तो वैसे ही रहने दिए, लेकिन मेन वाइंडिंग के जो टर्मिनल है वो मैंने इंटरचेंज कर दिए। तो दोनों में से, इसमें से या इसमें से, दोनों में से किसी एक वाइंडिंग की अगर टर्मिनल में इंटरचेंज कर देता हूँ तो मेरी डायरेक्शन हो जाएगी पहले से रिवर्स। अगर पहले क्लॉकवाइज थी तो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से मैं डायरेक्शन इसकी रिवर्सिंग कर सकते हैं। दूसरा डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये मेन वाइंडिंग के टर्मिनल M1 M2, स्टार्टिंग के S1 S2। अब मैंने मेन वाइंडिंग को वैसे रहने दिया, अब मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग के रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट को चेंज कर दिया। S1 को फर्दर मैंने M2 से जोड़ दिया, S2 को मैंने वापस M1 से जोड़ दिया और सप्लाई दी है। तो अब देखिए अभी भी इस केस में भी केवल एक वाइंडिंग को मैंने इंटरचेंज किया है और ऊपर वाले केस में मैंने केवल एक वाइंडिंग को इंटरचेंज किया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम डायरेक्शन रिवर्स करना है हमें, तो मेन या स्टार्टिंग दोनों में से किसी एक वाइंडिंग को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें डायरेक्शन रोटेशन रिवर्स मिल जाती है। देखिए यहाँ मैं लिख दिखा कि अगर रिवर्स करना है डायरेक्शन को तो आप मेन वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स कर दो या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स कर दो। दोनों में से कुछ एक रिवर्स करने से मोटर की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो आज का ये वीडियो लेक्चर मेरा इतना ही है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर के बारे में कंस्ट्रक्शन वर्किंग पता चली होगी, और डायरेक्शन और रिवर्सल किस तरह किया जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, ये समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर को मैं अभी समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।